नमस्कार। शमशेर बहादुर सिंह ने मुक्ति बोध के लिए क्या खूब कहा है। जमाने भर का कोई इस कदर अपना न हो जाए, जमाने भर का कोई इस कदर अपना न हो जाए कि अपनी जिंदगी खुद आपको बेगाना हो जाए। चमन खिलता था, तू खिलता था, और वो खिलना कैसा था कि जैसे हर कली से दर्द का याराना हो जाए। इधर मैं हूँ, उधर मैं हूँ, इधर मैं हूँ, उधर मैं हूँ, अजल तो बीच में क्या है, फकत एक नाम है, यह नाम भी धोखा न हो जाए। तो आज मेरी कक्षा का विषय है मुक्तिबोध संरचना शिल्प। गजानन माधव मुक्तिबोध 20वीं सदी के उत्तरार्ध के हिंदी के प्रमुख कवि, चिंतक, आलोचक और कथाकार हैं। उनका जन्म 31 नवंबर 1917 को शिवपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था, किंतु वे मराठी थे। इनके माता पिता क्रमशः पार्वतीबाई एवं माधवराज मुक्तिबोध थे। इनकी शिक्षा उज्जैन, विदिशा, अमझरा आदि स्थानों पर हुई। हिंदी साहित्य में उनका अभ्युदय प्रयोगवाद के कवि के रूप में हुआ था। अज्ञेय द्वारा तार सप्तक के प्रखर कवि रूप में ये हमारे समक्ष आए, किंतु शीघ्र ही ये वैश्विक विचारधाराओं के मार्क्सवाद एवं अस्तित्ववाद के संसर्ग में एक सच्चे मार्क्सवादी बनकर निखरे। ये अपनी प्रकृति एवं संवेदना से ही अथक सत्यान्वेषी, ज्ञान पिपासु तथा साहसी थे। उनकी तुलना सिर्फ निराला से की जा सकती। उनका अध्ययन, पर्यवेक्षण, अनुभव, संवेदन और यथार्थ बोध असाधारण और अद्वितीय है। उनकी प्रमुख कृतियों में चांद का मुंह टेढ़ा, अंधेरे में, भूरी भूरी खाग धूल कविता संग्रह, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, मुक्तिबोध रचनावली 6 खंडों में, एक साहित्यिक डायरी आदि प्रमुख हैं। आज की परिचर्चा का विषय है मुक्तिबोध का संरचना शिल्प। तो आइए अब चलते हैं विषय की ओर। मुक्तिबोध कथ्य के आत्मसंघर्ष के समानांतर ही अभिव्यक्ति संघर्ष से भी जूझते रहे हैं। पारंपरिक काव्य शैली, बिंब, रूपक, काव्य भाषा को छोड़कर उन्होंने अपने लिए जटिल किंतु नया अनगढ़ रास्ता चुना। अपनी सामाजिक चेतना और अंतर्बाह्य के संघर्ष को प्रमाणित एवं ईमानदार बनकर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में उन्होंने भाषा के अभिजात्य को तोड़ा, फैंटेसी का शिल्प अपनाया, बिंबों की एक नई दुनिया से अर्थ को सारगर्भित बनाया और प्रतीकों को भी नव्य प्रयोग एवं अर्थवत्ता प्रदान की। पहला, काव्य के रूप में शैली। मुक्तिबोध की कविताएं बड़े परिश्रम से लिखी गई कविताएं हैं। जैसे बढ़ई, रंदे और वसूली से लकड़ी को छील छील कर करता है, ऐसा कहना है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का मुक्तिबोध पृष्ठ संख्या 27 में। जैमिनेन्द्र जैन को प्रेषित पत्रों में मुक्तिबोध ने लिखा है कि आप विश्वास नहीं करेंगे, एक कविता को दुरुस्त करने के लिए 6 घंटे लगते हैं। दूसरे पत्र में कविता सुधारने नाक में दम आ गई, कैसी विपत्ति मोल ले ली है मैंने। आलोचना 6 पृष्ठ संख्या 37 में इस तरह की उक्तियां लिखी हुई हैं।
डायरी में मुक्ति बोध का उदाहरण इस प्रकार है। यथार्थ के तत्व परस्पर गुंफित होते हैं, साथ ही पूरा यथार्थ गतिशील होता है। अभिव्यक्ति का विषय बनकर जो यथार्थ प्रस्तुत होता है वह भी ऐसा नहीं गतिशील है और उसके तत्व भी परस्पर गुंफित हैं। यही कारण है कि मैं छोटी छोटी कविताएं नहीं लिख पाता और जो छोटी होती हैं वे वस्तुतः छोटी न होकर अधूरी हो जाती हैं। यह एक साहित्यिक की डायरी में प्रश्न संख्या 27 पर उद्धृत है। मुक्ति बोध की लगभग सभी कविताएं दीर्घ हैं, लंबी हैं और एक एक कविता के लेखन में वे महीनों उस पर कार्यरत रहे थे। काव्य की जो अंतर वस्तु कथ्य होता है वह काव्य के रूप के निर्धारण में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और दूसरी ओर काव्य रूप भी कथ्य को निर्धारित करता है। वास्तव में वस्तु एवं रूपक संबंध द्वंद्वात्मक होता है। फिर भी यदि मुक्ति बोध अपने युग की भयंकर त्रासदी, दहशत, आतंक एवं व्यवस्था के शोषण तथा सत्ता की बर्बरता के साथ अपने आंतरिक आत्मसंघर्ष की व्याकुलता को काव्य रूप में अभिव्यक्ति प्रदान करना चाहते थे तथा यथार्थ को परस्पर समगुंफित एवं गतिशील रूप में अनुभव करते थे, तो उनका काव्य रूप लंबी कविता में ही प्रस्तुत हो सका था। दूसरा तथ्य उन्होंने यह प्रस्तुत किया है कि परस्पर गुंफित एवं गतिशील यथार्थ अपने कलात्मक रूप में फैंटेसी का अवलंब लिए बिना अभिव्यक्त नहीं हो सकता। फलस्वरूप उनकी कविताएं फैंटेसी अथवा फंतासी में यथार्थ को अनुस्यूत कर अग्रसर होती है। यह फंतासी प्रतीक धर्म एवं बिंब धर्मी होती है। मुक्ति बोध के प्रतीक और बिंब एक नई भयानक त्रासद दुनिया को ही अनावृत कर हमारे समक्ष प्रकटित करते हैं। उन्होंने संस्थाओं के भ्रष्टाचार एवं सत्ताधारी वर्ग के आतंक को खंडहरों, घुंघुओं, उल्लुओं, बिल्लियों और जासूसों के जरिए उभारा है। इनकी काव्य शैली नाट्यात्मक है, मानो कि वे फिल्म के टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फिल्मों में दृश्य परिवर्तन होते हैं, वैसे ही मुक्ति बोध की कविता चित्रों की अनवरत लड़ी में गुंफित हुई प्रतीत होती है। कहीं कहीं वे संबंधन शैली का भी प्रयोग करते हैं, स्वयं बोलने लगते हैं, समझाने लगते हैं, शायद इसलिए भी कि कहीं बिंब प्रतीक अबूझ न हो जाए। उनकी सर्वाधिक दीर्घ एवं महत्वपूर्ण कविता है अंधेरे में। इस नाट्य शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण देखिए। जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर, कोई एक लगातार आवाज पैरों की देती है सुनाई, बार 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 बार। वह नहीं ही दिखता, किंतु वह रहा घूम। तिलिस्मी खोह में गिरफ्तार कोई एक भीत पार आती हुई पास से, गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनि सा अस्तित्व जनाता अनिवार्य कोई एक। यह कविता अंधेरे में से उद्धृत है। दूसरा है प्रतीक योजना। मुक्ति बोध के काव्य में दो शब्दों की पुनरावृत्ति दृष्टिगोचर होती है, अंधेरा और लाल। अंधेरा से श्रुति समानार्थी शब्द स्याह, काला, श्याम, सांवला और लाल से संयुक्त शब्द अग्नि, रुधिर,
रक्तमणि, रक्तिम, तितलियां इत्यादि हैं। वस्तुतः अंधेरा प्रतीक है व्यवस्था के आतंक, दमन, बर्बरता एवं शोषण का, और लाल रंग प्रतीक है क्रांति, परिवर्तन और खुशहाली का, अंतर्मन की सत्यता का, प्रकाश का एवं युद्धरत लोक जीवन का। मनोविज्ञान के अनुसार मस्तिष्क में वस्तु जगत के दृश्यों के प्रतिबिंब निर्मित होते हैं। कभी इन प्रतिबिंबों की अपने संवेदनात्मक उद्देश्य हित संयोजन द्वारा मूर्त रूप प्रदान करता है। यह मूर्त रूप ही कवि के संवेदनात्मक उद्देश्य से अनुस्यूत प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उदाहरणार्थ, मुक्ति बोध के एक प्रतीक चांद का ही अवलोकन करें तो कवि मानस में चांद के संदर्भ में कई प्रतिबिंब का चयन हुआ है। मानस में चांद के संदर्भ में कई प्रतिबिंब का चयन होने से यह समाज, परंपरा, शिक्षा, दीक्षा, अनुभव द्वारा पोषित है। चांद परंपरा से रूप के लिए प्रतीकित है, जिसका संबंध चांदी से है, तथा चांदी पूंजी का समानार्थी है। पूंजीवादी व्यवस्था ने जो पीड़ा कवि के अंतर्मन को दी है, इसके कारणों के परीक्षणों उपरांत कवि की प्रतिबद्धता हमारे सम्मुख आई है। अस्तु, चांद का रुपये से संबंध होने के कारण काव्य की रचना प्रक्रिया में यह पूंजीवाद, उद्योगवादी व्यवस्था का प्रतीक बन गया है। मुक्ति बोध ने इसी दृष्टि से अपने काव्य में प्रतीकों का प्रयोग किया है। अतएव उनके प्रतीक मौलिक एवं नए होते हुए भी थोपे हुए नहीं प्रतीत होते। इनके प्रतीकों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। स्थिति परक प्रतीक, जो स्वयं का अर्थ विभिन्न स्थितियों या संदर्भ में देते चलते हैं तथा संदर्भों में ही उनके प्रत्येक अर्थ की छाया में अन्य अर्थ दृष्टिगोचर होते हैं। और आत्म चैतन्य के प्रकाश के प्रतीक, जिन्हें अंतर्निहित अथवा आवर्ती प्रतीक की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। बरगद मुक्ति बोध का प्रिय प्रतीक है, जिसकी आकृति कई कविताओं में दर्शनीय है। कहीं तो वह ह्रासशील पूंजीवादी व्यवस्था से प्रादुर्भूत सांस्कृतिक शून्यता का साक्षात कराने वाला प्रतीक है, तो कहीं जनमानस का आदर्शीकृत रूप है। कहीं वह मार्क्सवादी अक्षय वट है, तो युगांतकारी आस्थाओं का एक विशाल भव्य अक्षय वट। इसी अक्षय वट की छत्र छाया के नीचे सर्वहारा वर्ग को आश्रयण मिल सकता है, अन्यत्र नहीं। वन तुलसी रूढ़िवादी परंपरा का प्रतीक है तथा बबूल सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। अन्य प्रतीकों में ब्रह्म राक्षस निष्क्रिय, निसंग और बुद्धिहीन का प्रतीक है, जो निष्क्रिय रहकर समाज के रोगों का पर्यवेक्षण तो कर रहा, आक्रोश दिखाता रहा, किंतु कुछ क्रियान्विति नहीं कर पा रहा। अंधेरे में इसी ब्रह्म राक्षस की भर्त्सना सिर्फ हिराजन करता है। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। बरगद के सदृश ही टीला कवि का अन्य महत्वपूर्ण प्रतीक है, जो मध्य वर्ग का परिचायक है।
अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं खो गया है। यही अंधेरी घाटियां टीले अज्ञान अंधकार की घाटियों में निर्वसित मध्यवर्गीय लोग हैं, जो वर्ग चेतना के अभाव में जड़ता के शिकार बने हुए। इसी कारण वे समाजवादी समाज के मार्क्सवादी दर्शन के सत्य को स्वीकारते नहीं, किंतु वर्गापसरण होने के कारण ये टीले निम्न वर्ग से आबद्ध हो आत्म परिचय पा जाते हैं। निष्कर्षतः मुक्ति बोध के प्रति आज की कक्षा मैं यही समाप्त करती हूँ। इसके शेष भाग के लिए मिलती हूँ अगले भाग में। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।